गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टरलाइजेशन। ओके, तो स्टरलाइजेशन क्या है? ये एक बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपका माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में स्पेसिफिकली। ठीक है, एसेप्टिक कंडीशंस अगर आपको क्रिएट करनी है तो सबसे बड़ा टूल है आपका स्टरलाइजेशन। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन के बारे में। तो डेफिनेशंस कुछ हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टरलाइजेशंस की बात करते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टरलाइजेशन डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ एंड इज कैरिड आउट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ, इट डिस्ट्रॉयज और एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, इस पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, स्टरलाइजेशन का मतलब हुआ कंप्लीट किलिंग। ठीक है, कंप्लीट किलिंग ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, जो कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं? विद एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ओके, तो ये हुआ आपका स्टरलाइजेशन। उसके बाद एक टर्म और आती है, वो है आपकी व्हाट इज डिसइंफेक्शन। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। डिसइंफेक्शन डिस्क्राइब अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स और ऑन इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बच्चों डिसइंफेक्शन का क्या मतलब हुआ? डिसइंफेक्शन का मतलब हुआ व्हेन यू एलिमिनेट, ठीक है, मैनी और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट्स का हुआ बेसिकली नॉन लिविंग सरफेस हुआ। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन का मतलब बच्चों क्या हुआ? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, या तो एलिमिनेट कर रहे हो कौन से पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, या ठीक है सरफेस के ऊपर से। तो डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में मेन फ़र्क आपको समझ आया इस वक्त यहाँ पर? तो डिसइंफेक्शन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एलिमिनेशन करना पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की, जबकि स्टरलाइजेशन क्या बता रहा था आपका? स्टरलाइजेशन बोल रहा था कंप्लीट डिस्ट्रॉय और किलिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी सारे हैं, चाहे उसमें पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक है, चाहे वो यूजफुल हो चाहे वो हार्मफुल हो, सारे के सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा स्टरलाइजेशन की प्रोसेस से। मगर जब आप डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि जो सिर्फ आपके मेनली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको वो किल कर देगा या फिर एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन बेसिकली आप सरफेस की ही करते हैं ना। मान लीजिए कोई वर्किंग सरफेस है आपका, या फिर आपने कोई आपकी पैकेजिंग है, उस सामान पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डर्ट है उसको साफ़ करना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलूँगा मैं, डर्ट नहीं, डर्ट क्लीनिंग में आएगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करना, वो किससे होएगा? विद हेल्प ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शंस कौन से होते हैं? बैक्टीरियल स्पोर्स। तो बैक्टीरियल स्पोर्स क्या है? डिसइंफेक्शन से नहीं मरते, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया का स्पोर्स बनता है, वो बेसिकली एक अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का। ठीक है, वो क्या करता है? एडवर्स कंडीशन में अपने आप को स्पोर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एक वेजिटेटिव फॉर्म में वो स्पोर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास है डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन बेसिकली हम सरफेस की करते हैं, वर्किंग सरफेस की। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट में आपके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, डिसइंफेक्टेंट में आपके आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल करते हैं 70%। ठीक है, तो वो उसके कुछ एग्जांपल है डिसइंफेक्टेंट में। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आपका क्लीनिंग। क्लीनिंग का क्या मतलब हुआ? क्लीनिंग इज रिमूवल ऑफ विजिबल सॉइल, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेस। इट इज़ नॉर्मली accomplished मैनुअली और मैकेनिकली यूजिंग वाटर विद डिटर्जेंट और एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्लीनिंग में क्या फ़र्क हुआ बच्चों? क्लीनिंग में हम सिर्फ जो विजिबल डर्ट है हमारे पास, ठीक है, उसको साफ़ करते हैं। किसकी हेल्प से? विद ऑफ वाटर एंड डिटर्जेंट या फिर एंजाइमेटिक प्रोडक्ट के कारण। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ में जब आप CIP करते हैं,
क्लीनिंग इन प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें भी आप हॉट वाटर यूज़ करते हैं या फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो विजिबल डर्ट को साफ करने के लिए तो ये टर्म बनाई गई क्लीनिंग। उसी प्रकार एक और है डिकंटामिनेशन। डिकंटामिनेशन का क्या मतलब है बच्चों? रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट सो दैट दे आर सेफ टू हैंडल, यूज और डिस्कार्ड। तो डिकंटामिनेशन का क्या मतलब हुआ? रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे आर सेफ टू हैंडल, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका डॉक्टर है, वो आपका सर्जरिकल जो आपके गैजेट्स हैं उसके वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसकी डिकंटामिनेट करा उसको ताकि वो बाद में यूज़ कर सके, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की स्टरलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है। तो ये हुआ डिकंटामिनेशन। तो आपने चार टर्म्स पढ़ी, चारों के अलग अलग मतलब है, डेफिनेशंस ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर हम मेथड्स करें, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के, ठीक है। अभी हम स्टरलाइजेशन पर फोकस करेंगे। तो स्टरलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं? एक आता है आपका बच्चों फिजिकल मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। उसके बाद आता है आपका डेसिकेशन। एक आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक आता है रेडिएशन स्टरलाइजेशन, फिर आता है केमिकल मेथड, फिर आता है मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें से एक बच्चों यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिया गया है डेसिकेशन, ये आपकी बुक में मेंशन है। ये ऑल्दो स्टरलाइजेशन का मेथड नहीं है, ये बेसिकली बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कम करना, ठीक है, इनएक्टिव हो जाए, तो ये उसका मेथड है डेसिकेशन, ठीक है। डेसिकेशन इज नॉट ए स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जिस तरह फिजिकल मेथड में आपको मैं बताऊं कौन कौन से पढ़ेंगे हम इसमें। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में कौन कौन से मेथड आएंगे आपके? इंसिनरेशन या फिर हॉट एयर ओवन मेथड, ठीक है। तो ड्राई हीट में कौन कौन से? इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। उसके बाद आप मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वो किस तरीके से करते हैं? वो करते हैं आप या तो ऑटोक्लेव यूज़ करेंगे या टिंडलाइजेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड करेंगे, या फिर पास्चुराइजेशन से। तो ये आपके चार मेथड हो गए इसमें, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन वाले में, और दो मेथड हो गए आपके ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, ठीक है, इंसिनरेशन से और हॉट एयर ओवन से, ठीक है। ये बात की हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। जैसे ही इसका नाम मेंशन है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, it employs it employs higher temperature in a range of 160 to 180 degree Celsius and requires exposure time up to 2 hours, ठीक है बच्चों। तो टेम्परेचर कितना हम देंगे इसमें? ड्राई हीट 160 से 180 डिग्री सेल्सियस, और एक्सपोजर कितना होना चाहिए, कितनी देर तक देना होगा हमारे को? 2 आवर्स कम से कम, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एम्प्लॉयड, ओके। The benefit of dry heat includes good penetrability and non-corrosive nature, which make it applicable for sterilizing glasswares and metal surgical instruments. तो एक अच्छी बात या फिर बेनिफिट क्या हुआ हमारे को ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का? पेनिट्रेबिलिटी, ठीक है। हीट क्या है? पेनिट्रेट बहुत अच्छे तरीके से करती है, ओके, सेल्स में या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो गया, और ऊपर से ये नॉन कोरोजिव नेचर है। कुछ भी आप रख लीजिए स्टरलाइजेशन के लिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, तो उसमें क्या होगा? कोरोजन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं है, ड्राई हीट कर रहे हैं हम, ठीक है। और ज़्यादातर हम इसमें क्या करते हैं स्टरलाइजेशन में, कि क्या क्या सामान यूज़ करते हैं इसमें? ग्लासवेयर्स हो गए, ठीक है, मेटल सर्जरिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इनको हम स्टरलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें सारी पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। It is also used for sterilizing non-aqueous thermostable liquids and thermostable powder। और क्या क्या स्टरलाइज कर सकते हैं हम इसमें? नॉन एक्वस थर्मोस्टेबल लिक्विड्स, ठीक है। थर्मोस्टेबल लिक्विड्स जो कि नॉन एक्वस हों उनको कर सकते हैं हम स्टरलाइज, या फिर थर्मोस्टेबल पाउडर। थर्मोस्टेबल पाउडर, थर्मोस्टेबल का वर्ड का मतलब क्या हुआ? जो कि टेम्परेचर को सह लें, मैक्सिमम टेम्परेचर को सह लें, रेजिस्ट कर लें उस टेम्परेचर को, ठीक है। वरना तो पाउडर और नॉन ये जो लिक्विड्स हैं वो तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, ठीक है, क्योंकि क्या है? ड्राई हीट
आ रही है वो तो ख़राब कर देगी, मगर ये क्या है, थर्मोस्टेबल है पाउडर या फिर नॉन एक्वस जो आपके लिक्विड्स होते हैं ना, वो थर्मो रेजिस्टेंट है, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं उनको। उसके बाद है इसमें ड्राई हीट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स विच आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट बाय अदर मीन्स एंड दिस प्रॉपर्टी मेक इट एप्लीकेबल फॉर स्टरलाइजिंग ग्लास बॉटल्स विच आर टू बी फिल्ड एसेप्टिकली। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या है, बैक्टीरिया का आप सबको पता है कि बैक्टीरिया में एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, स्पेशली जो इस तरह मान लीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इनको मार देते हैं। ठीक है, ड्राई हीट के कारण वो मर जाते हैं एंडोटॉक्सिन। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज जिसके कारण क्या होता है, एप्लीकेबल किसके लिए है, ड्राई स्टरलाइजेशन, मैक्सिमम स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लास बॉटल्स। ठीक है, तो उनके लिए होती है। तो इसका एग्जाम्पल इंसिनरेशन हो गया। इंसिनरेशन का मतलब हो गया एक तरीके से आप फ्लेम दीजिए उसको। ठीक है, इंसिनरेशन, इसमें आप यहाँ पे दोबारा पढ़ सकते हैं। इन दिस मेथड मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड इज केप्ट इन हॉट पार्ट ऑफ बंसन बर्नर फ्लेम फॉर फ्यू सेकेंड एंड प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम्स। तो इंसिनरेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कोई बर्नर है आपके पास, बंसन बर्नर, उसकी फ्लेम है। ठीक है, या कोई फ्लेम है, कुछ भी तरीके से बस फ्लेम चाहिए हमारे को, और वो एक्सपोज करेंगे जो भी हमारा जिस चीज़ को हमने स्टरलाइज करना है। ठीक है, और कुछ कुछ सेकंड के बाद ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, फ्लेम करेंगे थोड़ी देर, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर उसको फ्लेम करेंगे, फिर छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर देते रहेंगे फ्लेम का सेवरल टाइम्स के लिए। ठीक है, स्पेशल प्रिकॉशंस need to be taken to ensure that exhaust flame do not carry particulate matter containing viable microorganism in the atmosphere। अब हमको बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, जो हम फ्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ भी है जिसको मैं स्टरलाइज करना चाह रहा हूँ, तो जैसे ही इसको फ्लेम पे रखेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो जलने के बाद जो वहाँ से कुछ भी निकले, फ्यूम्स निकले उसमें से, ठीक है, तो उसमें से कोई पर्टिकुलेट मैटर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर कि उस हीटिंग से जो उसको हमने कोई भी प्रोडक्ट को हीट किया या फिर किसी को स्टरलाइज किया, वहाँ से कुछ भी ऐसा मैटर या फ्यूम्स नहीं निकलने चाहिए जिसमें कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, मतलब कि हमारे को एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, इंसिनरेशन के लिए भी एक सिस्टम चाहिए, ताकि हम उस सिस्टम के अंदर बैठकर अपना कोई भी बैठकर या फिर वो सिस्टम के अंदर डालकर सामान, वो उसकी फ्यूम्स को अलाउ ना करे बाहर। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आपका कुछ भी स्टरलाइज करेंगे तो वो गर्म होने के कारण फ्यूम उड़ेगी, और चांसेस हो सकते हैं कि वो बैक्टीरिया भी उस फ्यूम्स में हो और वो एटमॉस्फेयर में आपके बाहर जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना होगा हमारे को। एप्लीकेशंस कौन कौन से हुए बच्चों उसके, जिस तरह मान लीजिए फोर्सेप्स होगी, नीडल्स, नाइफ्स, ब्लेड, लूप, टेस्ट ट्यूब, स्पैचुला। ठीक है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑफ लैब एनिमल्स। ठीक है, लैब के एनिमल्स है, आपने कोई माइस पे काम किया, उसको अगर ख़त्म करना हो, ठीक है, उसकी बॉडी को जलाना हो, तो इंसिनरेशंस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इनको आप विद हेल्प ऑफ इंसिनरेट वो कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेजेस क्या हुई इसकी, नॉट फॉर ग्रीसी और ऑयली मटेरियल। ठीक है, अब आप कोई भी ग्रीसी या फिर ऑयली मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते इंसिनरेशन में, आपको पता है कि ये लिक्विड है। ठीक है, तो ये ग्रीसी मटेरियल इस पे इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपका हॉट एयर ओवन। ये भी आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में आएगा, हॉट एयर ओवन। ये सब ने आपने शायद लैब में कहीं ना कहीं देखे होंगे, ये ऐसे करके कैबिनेट्स बने होते हैं। ठीक है, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूजुअली कैरिड आउट इन हॉट एयर ओवन विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, एन इंसुलेटेड चैम्बर सराउंड बाय आउटर केस कंटेनिंग इलेक्ट्रिक हीटर्स। देखिए यहाँ पे जो क्या है, ये आपकी ट्रेज रखी हैं। ठीक है, इनके अंदर साइड पे हीटर्स होते हैं। ठीक है, लगे हुए। उसके बाद क्या है, इसमें फ़ैन होता है, एग्जॉस्ट फैन, यहाँ पे बाहर साइड फैन होता है। शेल्फ्स ये मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, और थर्मोकपल्स होते हैं, ये देखिए थर्मोकपल्स हैं। टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ डोर के बाहर साइड होती है, या फिर यहाँ पर भी टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। डोर लॉकिंग कंट्रोल, वो डोर के साइड में ही होता है, डोर लॉकिंग कंट्रोल। The contents are heated in oven
wrapped or enclosed in containers of cardboard, paper और aluminium for 2 hours at 160 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है बच्चों, जो जो आपका ओवन आप यूज़ कर रहे हैं ये 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए आप चलाएंगे तो स्टरलाइजेशन होगा। मगर उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी आप किसी भी चीज़ का स्टरलाइजेशन अगर करना चाह रहे हैं तो पहले इसको कवर करना होगा, किससे, कार्डबोर्ड से, पेपर से या फिर एल्युमिनियम फॉइल से। ठीक है, उसको आपने कवर करना होगा। अगर आप उसको डायरेक्ट एक्सपोजर देंगे तो चांसेस हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाए आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए डायरेक्ट एक्सपोजर हीट का इतना ज़्यादा 160 डिग्री सेल्सियस को, तो उसको थोड़ा कवर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हुए, मोस्ट वाइडली यूज फॉर सब्सटेंसेस विच में गेट डिस्ट्रॉयड विद मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए कि ये ज़्यादातर बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, खासकर जिस तरह मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है वो हम जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके ऊपर ये बेनिफिट करता है, मतलब कि जो काम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन नहीं कर पाएगी वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन थ्रू ओवन करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा है इट हेल्प्स इन स्टरलाइजेशन ऑफ असेंबल्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब असेंबल्ड इक्विपमेंट्स की स्टरलाइजेशन करने के लिए भी ये अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब की रैक है वो आप सीधा इसके अंदर डाल सकते हैं असेंबल करके। ठीक है, पाइपेट्स हो गए, ग्लास हो गए। ठीक है, ठीक है, पाउडर्स हो गए आपके कौन कौन से, सल्फासिटामाइड्स हो गया, केओलिन हो गया, टैल्क हो गया, स्टार्च हो गया, फिक्स्ड ऑयल इंजेक्शंस हो गए जिस तरह। ठीक है, तो वो आप इसके अंदर ओवन के अंदर स्टरलाइज कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में क्या हुआ इसका बच्चों, लॉन्ग टाइम रन, 2 घंटे चाहिए कम से कम आपको। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर रबर एंड प्लास्टिक गुड्स, तो रबर और प्लास्टिक गुड्स को आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन कंटेनिंग वाटर, अल्कोहल और अदर वॉलेटाइल सब्सटेंस भी आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता है ना कि वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, अल्कोहल है, ठीक है, वो आपका फ्लेम इतनी गर्मी में आग पकड़ सकते हैं, या फिर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो तो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका मेन हॉट एयर ओवन का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। जैसे ही नाम बता रहा है देखिए, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर है, गीला है। ठीक है, और हीट स्टरलाइजेशन, तो इसमें होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर moist heat sterilization involves the use of steam in the range of 121 to 134 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस से 134 डिग्री सेल्सियस तक हम स्टीम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली, और स्टीम अंडर प्रेशर इज यूज टू जनरेट हाई टेम्परेचर नीडेड फॉर स्टरलाइजेशन। उस स्टीम से क्या होगा, एक हाई प्रेशर बनेगा, ओके, जिसके कारण हम स्टरलाइजेशन कर पाएंगे। सैचुरेटेड स्टीम एक्ट एज एन इफेक्टिव स्टरलाइजेशन एजेंट दैट then dry due to fact that steam has more penetration power and thermal capacity as compared to dry heat। अब एक बेनिफिट बता रहा है बच्चों मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वो ध्यान से सुनिए। सैचुरेटेड स्टीम कैन एक्ट एज इफेक्टिव स्टरलाइजेशन एजेंट देन ड्राई हीट। क्यों, ड्यू टू फैक्ट दैट स्टीम हैज़ मोर पेनिट्रेशन पावर। स्टीम का ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर सेल के अंदर रहता है। ठीक है, एंड थर्मल कैपेसिटी, और ज़्यादा थर्मल कैपेसिटी है इसकी एज कंपेयर टू ड्राई हीट। ठीक है, तो जिसका ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है सेल के अंदर तो उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय होएगा सेल। ठीक है, तो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, कौन सा आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ऑटोक्लेव। आपकी राइट स्क्रीन पे ऑटोक्लेव है। ठीक है, तो ऑटोक्लेव भी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, आपकी लैब में वर्टिकल आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव में होता क्या क्या है, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। ये आपका एक जैकेट है। ठीक है, स्टील की जैकेट है आपकी। इसके अंदर प्रेशर गॉज है।
ठीक है। इनलेट्स दिए हुए हैं, ये देखिए बड़े सारे, ताकि आप पानी डाल सकें। सेफ्टी वॉल्स हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट वॉल्व है, इजेक्टर वॉल्व है, ठीक है। तो ये बड़े सारे इसमें अलग अलग पोर्ट दिए गए हैं। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो बच्चों ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। आप इसको खोलते हैं, इसमें आप पानी डालते हैं, पानी डाल के आप इसको गर्म कर देते हैं 121 डिग्री से लेके 134 पे। मोर स्पेसिफिकली बात करूं तो 121 डिग्री से 124 जाता रहता है ऑटोक्लेव का टेम्परेचर। उसके बाद क्या है, अंदर स्टीम बनेगी। स्टीम बनने से क्या होगा, जितने भी सेल्स होंगे आपके अंदर जो आप चाह रहे हैं कि इनको हम एलिमिनेट करें, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यू टू हीटिंग, ठीक है। हीटिंग बाय स्टीमिंग। और इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे प्रेशर गॉज है, इससे पता लग जाएगा कितना प्रेशर रहता है, ठीक है। एक सेफ्टी वॉल्व भी दी हुई है। सेफ्टी वॉल्व किस लिए है, ताकि हम प्रेशर को रिलीज कर सकें, ठीक है, स्टीम को रिलीज कर सकें। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर चैम्बर विद कैपेसिटी ऑफ 400 to 800 लीटर। आप 400 से 800 लीटर तक इसमें पानी डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी इतनी है, पानी डाल सकते हैं या फिर सामान डाल सकते हैं, बेसिकली कैपेसिटी है इसकी पूरी, ठीक है, इतनी लीटर की। ऑटोक्लेव यूज ऑटोक्लेव यूज प्रेशराइज स्टीम of 121 to 124 degree Celsius at 15 lbs। lbs बेसिकली बच्चों प्रेशर की यूनिट रहती है, ठीक है, आपके स्क्वायर इंच के हिसाब से, ठीक है, प्रेशर पर स्क्वायर इंच के हिसाब से। तो 15 lbs रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, 121 से 124 एट 15 lbs विद होल्डिंग टाइम ऑफ 15 मिनट। विद होल्डिंग टाइम ऑफ 15 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ आप वेट करेंगे कि आपका 121 डिग्री सेल्सियस टू 124 तक आपका टेम्परेचर आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके ऑटोक्लेव में ये टेम्परेचर आ गया, ठीक है, इतना आ गया, तो आपको यहाँ पे इस प्रेशर गॉज से पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका ये टेम्परेचर आ गया, तो आपने उसको 15 मिनट तक होल्ड करके रखना है इसी प्रेशर पे, ठीक है। इस प्रेशर पे होल्ड करेंगे। अगर 15 मिनट आपके हो गए, होल्ड करके रख लिया, उसके बाद आप क्या है, सेफ्टी वॉल से यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, जिससे आपकी सारी स्टीम बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऑटोक्लेव को ऑपरेट करने का। टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इवन स्पोर्स। देखिए अभी तक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में एक दिक्कत थी कि हम उसमें स्पोर को किल नहीं कर सकते, ठीक है। मगर देखिए कि ऑटोक्लेव में क्या है, आप बैक्टीरियल स्पोर्स तक को किल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेनिफिट क्या हो गया कि वी कैन किल इवन बैक्टीरियल स्पोर्स बाय यूजिंग ऑटोक्लेव, ठीक है। जो किसके प्रिंसिपल पर है, वो है मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, ठीक है। एंड द मोस्ट डिपेंडेबल सिस्टम अवेलेबल फॉर डिकम्टामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट एंड स्टरलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी ग्रासवेयर मीडिया एंड रिएजेंट, ठीक है। तो ये अब तक का सबसे ज़्यादा बेहतर जो तरीका है लेबोरेटरी में यूज़ कर सकते हैं हम स्टरलाइजेशन के लिए। उसमें आपका लेबोरेटरी वेस्ट उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, ग्लासवेयर हो गया, आपका मीडिया हो गया या रिएजेंट है, उनको स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एफिशिएंट हीट ट्रांसफर स्टीम मस्ट फ्लश द एयर आउट ऑफ ऑटोक्लेव चैम्बर। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमको यहाँ से स्टीम फ्लश करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वरना तो आपका ब्लास्ट हो सकता है ऑटोक्लेव में। तो ये बड़ा ध्यान से ऑपरेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 121 से 124 पर होल्ड कर लेना। जब ये टेम्परेचर आएगा 15 मिनट का, तो उसके बाद आपने स्टीम रिलीज कर देनी है। बिफोर यूजिंग द ऑटोक्लेव चेक द ड्रेन स्क्रीन एट द बॉटम ऑफ चैम्बर एंड क्लीन इफ ब्लॉक्ड, ठीक है। तो ड्रेन करने से पहले, मतलब ऑटोक्लेव यूज़ करने से पहले आप एक बार देखना होगा ये जो ड्रेन सिस्टम होता है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया गया है, तो ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, वाटर का लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे से काम कर सके।
Autoclave should be tested periodically with biological indicators like spores of bacterio stereothermophilus। ठीक है, अब बच्चों आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ऑटोक्लेव सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, हम एक स्ट्रिप डालते हैं उसके अंदर, स्ट्रिप, ठीक है, उस पर एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियो स्टीरियोथर्मोफिलस। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये कलर इंडिकेटर शो करता है। ठीक है, अलग अलग कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ग्रीन रंग की स्ट्रिप थी जिसके ऊपर बैक्टीरिया था। ठीक है, ये मैंने ऑटोक्लेव में डाल दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेम्परेचर इतना 121 डिग्री सेल्सियस तक आया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए हैं? ये कैसे पता चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हैं या नहीं मरे हैं? ये बैक्टीरियो स्टीरियोथर्मोफिलस जो बच्चों बैक्टीरिया होता है ना, ये 121 डिग्री सेल्सियस पे आकर किल हो जाता है। ठीक है, जब ये किल हो जाएगा, ये इसकी खासियत है, स्टीरियोथर्मोफिलस, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। मतलब ये कहाँ से निकाला गया है? ऐसे गर्म झरनों से या फिर गर्म जगहों से जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या है बेसिकली, इस टेम्परेचर को विदस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा हो गया। ठीक है, गर्म झरने ज़्यादा तक ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस तक होंगे टेम्परेचर। ठीक है, मगर 121 के बाद क्या होगा? ये जो आपका बैक्टीरिया होगा, पहले ये स्ट्रिप में ग्रीन कलर का था, उसके बाद जब ऑटोक्लेव हो जाएगा उसके बाद आपने ये स्ट्रिप चेक करनी है। आपको देखिए यहाँ पे पर्पल कलर मिलेगा। ठीक है, अगर पर्पल कलर आ गया मतलब आपका वो स्टीरियोथर्मोफिलस मर गया है। मतलब कि अब आपका आप समझ सकते हैं कि मेरा ऑटोक्लेव बिल्कुल सही चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, जो इसके टेम्परेचर से नीचे जो रेजिस्ट करेंगे टेम्परेचर, वो सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर का काम क्या रहता है कि उसी टेम्परेचर के अंदर वो बता देगा कि हाँ ये सिस्टम सही है या नहीं सिस्टम है। ठीक है, बैक्टीरियो स्टीरियोथर्मोफिलस जो हीट रेजिस्टिंग बैक्टीरिया था वो मर गया था। ठीक है, ऑटोक्लेव करने के बाद, क्योंकि ग्रीन से ब्लू कलर की स्ट्रिप चेंज हो गई थी। ठीक है, ग्रीन से पर्पल या ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रिप डालते हैं ऑटोक्लेव को यूज़ करने से पहले। ठीक है, कहीं अंदर रख दीजिए उसको, वो आपने चेक करनी है स्ट्रिप। ठीक है, this method of sterilization work well for metal and glass items and acceptables for nylon and PVC ware। एक अच्छी चीज़ क्या है बच्चों, मेटल ग्लास आइटम्स और दूसरी बात नायलॉन और पीवीसी वेयर्स होते हैं। ठीक है, नायलॉन के आपके हैंडवेयर ग्लव्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी हुआ या पीवीसी से बने हुए, उनको रेजिस्ट कर सकता है इतना ज़्यादा टेम्परेचर। तो इसकी एक अच्छी बात है। ये था आपका ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। उसके बाद बच्चों एक आता है आपका स्टरलाइजेशन का मेथड, टिंडलाइजेशन। ठीक है, तो टिंडलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। दिस मेथड इज ए फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड फॉर विच द आइटम which are unstable at 115 degree Celsius but can withstand at temperature of 110 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये एक फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड है। ठीक है, उन चीज़ों के लिए बोलूँगा मैं, प्रोडक्ट्स के लिए जो 151 डिग्री सेल्सियस को तो नहीं कर सकती। ठीक है, वहाँ पे अनस्टेबल है इस टेम्परेचर पे 115 डिग्री सेल्सियस, बट कैन विदस्टैंड 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 110 से ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो मतलब गड़बड़ है, तब आपका उस प्रोडक्ट की स्टरलाइजेशन नहीं हो सकती, मतलब आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है तब। ठीक है, मगर अगर आपका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे है तब आप उस कंडीशन में आप स्टरलाइजेशन कर पाते हो। ठीक है, द apparatus नोन एज स्टीम आर्नोल्ड विच इज़ यूज्ड इन दिस टेक्निक। तो स्टीम आर्नोल्ड है, ये आर्नोल्ड साइंटिस्ट होंगे, तो उनके नाम पे apparatus पड़ा जिसमें हम टिंडलाइजेशन कर सकते हैं। For example, some microbiological media, solution of chemicals and biological material cannot withstand temperature above 100 डिग्री सेल्सियस। तब देखिए बच्चों यही बात हुई, मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट कोई केमिकल था। ठीक है, मैंने इसकी स्टरलाइजेशन करनी थी। ठीक है, मगर एक है चीज़ कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मैं इसकी स्टरलाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी इस केमिकल रिएजेंट की। ठीक है, क्योंकि हमने तो अपना प्रोडक्ट भी बचाना है ना, हमारा मकसद क्या रहता है, प्रोडक्ट भी बचाना और माइक्रोब्स को भी मारना।
तो अगर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दूंगा तो मेरा प्रोडक्ट भी तो ख़राब हो सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए हमने टेंडरलाइजेशन यूज़ किया। टेंडरलाइजेशन में क्या हुआ, आपका 110 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी आपकी स्टरलाइजेशन होएगी और प्रोडक्ट भी आपका ख़राब नहीं होएगा, ठीक है। तो ये टेंडरलाइजेशन में होता है। तो इसमें करते कैसे हैं आप ये देखिए। इन दिस मेथड In this method, the solution, which has to be sterilized, is packed and sealed in its final container and heated at 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका सामान है, उसको आप पैक करेंगे, उसको सील करेंगे, देन द फाइनल कंटेनर इज हीटेड एट 80 डिग्री सेल्सियस। उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे 1 आवर के लिए, कोई भी सामान है, ठीक है। और मैक्सिमम हम 110 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 80 डिग्री सेल्सियस पे पहले 1 घंटे के लिए उसको गर्म किया, ठीक है। उसके बाद ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डे विद इंक्यूबेशन पीरियड इन बिटवीन, तो मान लीजिए हम 3 दिन लेंगे, ठीक है। 3 दिन के लिए मैंने कोई अपना प्रोडक्ट है वो 80 डिग्री सेल्सियस के लिए गर्म किया, 80 डिग्री सेल्सियस के लिए, 80 डिग्री सेल्सियस, ये डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन 1-1 घंटे के लिए मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको वो क्या करूँगा, गर्म करूँगा 80 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो 3 दिन तक लगातार, पहले एक दिन आपने 1 घंटा किया, फिर दूसरे दिन आपने 1 घंटा किया, फिर तीसरे दिन 1 घंटा किया, ठीक है, इसको गर्म 80 डिग्री सेल्सियस पे। और आपने बीच बीच में इंक्यूबेशन पीरियड भी देता रहना है उसको। मान लीजिए 1 घंटे के लिए मैंने उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, फिर कुछ टाइम के लिए मैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड दूंगा। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब फेवरेबल कंडीशन दूंगा, ठीक है। मान लीजिए 30 to 40 या 50 डिग्री सेल्सियस के लिए इसको इंक्यूबेट करूँगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इंक्यूबेट क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे समझाता हूँ मैं। द फर्स्ट हीटिंग डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव सेल बट नॉट किल द बैक्टीरियल स्पोर। तो सबसे पहली बात क्या होगी, मान लीजिए बच्चों 3 दिन है हमारे, ठीक है। पहले दिन 1 आवर गर्म किया 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले दिन क्या होगा, जो आपके वेजिटेटिव सेल्स है, आपको पता है ना कि 2 तरीके के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होते हैं, एक स्पोर सेल्स होते हैं, ठीक है। एक स्पोर्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो एक्टिव सेल होते हैं, स्पोर जो आपकी रिसेसिव स्टेज में चले जाते हैं, मतलब कि जो भी एक्टिवेट नहीं है। वेजिटेटिव सेल एक्टिव, तो वेजिटेटिव सेल को ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जबकि स्पोर्स क्या है, वो अभी एक्टिव नहीं है, वो फेवरेबल कंडीशन ढूंढ रहे हैं अभी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया की, स्पोर, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि एक बैक्टीरिया प्रॉपर्टी है स्पोर की, वो एक फेवरेबल कंडीशन देखता है, वो देखता है, वो ढूंढता है कि जब मेरे को एक अच्छी कंडीशन मिलेगी मैं तभी एक्टिवेट होऊंगा, ठीक है। तो एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का, ठीक है, खुद को बचाने के लिए। तो पहले दिन आपने क्या किया, पहले दिन में जो मैंने हीटिंग करी उससे क्या हुआ था, सिर्फ वेजिटेटिव सेल मरे थे, ठीक है। मगर बैक्टीरियल जो स्पोर्स हैं वो नहीं मरे थे, ठीक है, पहले उस हीटिंग से। अब दूसरे में क्या हुआ, द बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेट इनटू वेजिटेटिव फॉर्म इन इंटरवल बिटवीन फर्स्ट हीटिंग एंड सेकंड हीटिंग। देखिए 1, 2, 3, पहले दिन हमने 80 डिग्री सेल्सियस दिया, वेजिटेटिव सेल मर गए। दूसरे दिन जैसे ही शुरू होने लगा, तो पहले दिन और दूसरे दिन के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में क्या हुआ, जो आपके वेजिटेटिव सेल्स थे ना, जो बच गए थे, ठीक है, वो अब यहाँ देखिए, द बैक्टीरियल स्पोर्स जर्मिनेट इनटू वेजिटेटिव सेल फ्रॉम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट हीटिंग एंड सेकंड हीटिंग। तो जितने भी आपके वेजिटेटिव सेल्स थे वो सारे स्पोर में कन्वर्ट होने लग गए, ठीक है। पहले मैक्सिमम जितने भी वेजिटेटिव सेल्स थे हमने मार दिए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे में हमने 80 डिग्री सेल्सियस पे जितने वेजिटेटिव सेल्स थे सारे खत्म कर दिए। जितने अगर थोड़े बहुत बचेंगे वो क्या कन्वर्ट हो गए, वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, फर्स्ट डे और सेकंड डे के बीच में। अब देखिए, द बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेट into vegetative form in internal between first heating and second heating। तो बैक्टीरियल स्पोर जर्मिनेट इनटू वेजिटेटिव फॉर्म इन इंटरवल बिटवीन फर्स्ट। अब देखिए जो बैक्टीरियल स्पोर है वो किस में जर्मिनेट हो गए, इसी बीच में वेजिटेटिव सेल्स में, ठीक है। अब जो बैक्टीरियल स्पोर्स थे वो क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो गए। क्यों, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे में क्या हुआ, आपने हीटिंग करी 80 डिग्री सेल्सियस पे, आपके पास कोई केमिकल था। तो पहले दिन तो जितने भी आपके इसमें सेल्स थे वेजिटेटिव सेल वो खत्म हो गए, ठीक है।
आपको पता है इसमें स्पोर्स भी थे, ठीक है, वो तो मरेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही अब दूसरे दिन की तरफ जाएंगे, अब मैंने आपको कहा था ना कि बीच में हम इंक्यूबेशन पीरियड देंगे। अब मैं इंक्यूबेशन पीरियड दे रहा हूँ, तो उस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान क्या हुआ, जितने भी स्पोर्स थे ना उनको फेवरेबल कंडीशंस मिली, ठीक है। अब वो स्पोर्स किस में कन्वर्ट हो गए, वेजिटेटिव सेल। आपको बताया था मैंने, जब भी किसी स्पोर को अगर अच्छी कंडीशन मिले तो वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक से और दूसरे दिन के बीच में ये सारे स्पोर्स थे ये वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जैसे ही वेजिटेटिव में कन्वर्ट हुए, हमारी दूसरे दिन की वो आ गई, स्टरलाइजेशन का आ गया। हमने तो क्या किया, जितने भी स्पोर से वेजिटेटिव सेल बने थे हमने सेकेंड डे में 1 आवर तक दोबारा हीटिंग कर दी, ठीक है। इससे क्या हुआ, जितने भी स्पोर्स कन्वर्ट हुए थे वेजिटेटिव सेल में वो सारे मर गए, ठीक है। देखिए, द बैक्टीरियल स्पोर्स जर्मिनेट इनटू वेजिटेटिव फॉर्म इन इंटरवल बिटवीन फर्स्ट हीटिंग एंड सेकेंड हीटिंग एंड देन किल्ड आफ्टर सेकेंड हीटिंग। सेकेंड हीटिंग में हमने उनको मार दिया। पहली हीटिंग में क्या हुआ, 80 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर दिया और आपके सारे वेजिटेटिव स्पोर मर गए, मगर उस वक्त वहाँ पे स्पोर्स भी थे ना। वेजिटेटिव सेल्स तो आपने मार दी मगर स्पोर्स भी तो थे। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने इंक्यूबेशन पीरियड भी देना है। आपने जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड दिया, ये स्पोर किस में कन्वर्ट हो गए, वेजिटेटिव सेल में। जैसे ही वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हुए, दूसरे दिन हमने आपको पता है कि दोबारा 1 आवर हीटिंग करनी थी, और आपने 1 आवर हीटिंग करी, दोबारा से वेजिटेटिव सारे सेल मर गए। अब थर्ड डे में क्या करेंगे, द थर्ड डे हीटिंग प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी स्पोर विच मे नॉट जर्मिनेट अंटिल सेकेंड इंटरवल। तो हम अपने सुनिश्चित करने के लिए कि सारे स्पोर्स मर गए हैं, हम थर्ड हीटिंग करते हैं। क्यों, द थर्ड हीटिंग प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट एनी स्पोर विच मे नॉट जर्मिनेट अंटिल सेकेंड इंटरवल। तो आपको पता था कि फर्स्ट इंटरवल ये था, सेकेंड इंटरवल ये था, थर्ड इंटरवल ये था। तो ये हीटिंग उन स्पोर्स के लिए थी जो सेकेंड दिन एक्टिवेट नहीं हुए थे। पहले दिन तो आपको पता था कि सारे स्पोर्स एक्टिवेट हो गए थे, जो कि किस में कन्वर्ट हो गए थे, वेजिटेटिव सेल में। अब कई ऐसे स्पोर्स भी थे जो एक्टिवेट नहीं हुए थे सेकेंड दिन के लिए, तो उनकी किलिंग करने के लिए हम ये थर्ड डे की स्टरलाइजेशन करते हैं। तो आपको ये समझ आया, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है आप लोगों को समझने के लिए, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ठीक है। आपके पास केमिकल पड़ा हुआ था। फर्स्ट डे में क्या हुआ, जितने भी वेजिटेटिव सेल थे सारे मर गए। अब आपको पता है कि वेजिटेटिव सेल ही तो नहीं होते, स्पोर्स भी तो होते हैं। अब वो स्पोर्स जिंदा थे। अब ये क्या हुआ, मैंने इंक्यूबेशन पीरियड दिया, आपको बताया था कि हम इंक्यूबेशन पीरियड देते देते हैं इसमें। इंक्यूबेशन पीरियड से क्या होगा, ये स्पोर किस में कन्वर्ट होगी, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जैसे ही वेजिटेटिव सेल में आए, अब सेकंड डे पे क्या हुआ, आपने दोबारा हीटिंग करी और ये वेजिटेटिव सेल दोबारा मर गए, ठीक है। फिर आपने थर्ड हीटिंग करी, थर्ड हीटिंग किस लिए कर रहे हैं, थर्ड डे की हीटिंग, कि कुछ ऐसे स्पोर्स होंगे जो कन्वर्ट नहीं हुए वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। इन स्पोर्स को मारने के लिए हम थर्ड डे की हीटिंग करते हैं 1 आवर। तो ये था आपका टिंडलाइजेशन। उसके बाद आता है बच्चों हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड। बैक्टीरियासाइड मान ली कोई भी केमिकल है, ठीक है, वो केमिकल ले लेंगे, उसके साथ आप हीटिंग करेंगे। स्टरलाइजेशन ऑपरेट एट 100 डिग्री सेल्सियस इन स्टीम स्टरलाइजर और वाटर बाथ बाय यूजिंग बैक्टीरियासाइड। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से बैक्टीरियासाइड यूज़ करते हैं हम, मान लीजिए आपका कोई भी केमिकल है जो मैंने लैब में यूज़ करना है, मैं उसको बैक्टीरियासाइड के साथ हीटिंग करूँगा क्योंकि वो इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो कौन कौन से हम बैक्टीरियासाइड्स यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरियासाइड्स किसको बोलते हैं, दिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच किल द बैक्टीरिया। तो कौन कौन से है वो, बेंजल कोलियम क्लोराइड 0.01%, क्लोरोक्रिसोल 0.2%, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट 0.002% एंड फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट 0.002%। तो आप ये केमिकल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका स्टरलाइजेशन आपने जिसके साथ करनी है, कोई भी केमिकल हो या मीडिया हुआ, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन व्हेन अ सिंगल डोज ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन 15 ml। तो आप कहाँ नहीं कर सकते, ये आप जिस तरह इंट्रावेनस इंजेक्शन है, ठीक है, सिंगल डोज वाले जो 15 ml से ज़्यादा है, आप उनमें ये यूज़ नहीं कर सकते केमिकल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन मेंट फॉर इंट्राथिकल
preparations meant for intrathecal and intracisternal injection should not be prepared by this method। तो आपके इंजेक्शंस होते हैं इंट्राथीकल के या इंट्रासिस्टर्नल इंजेक्शन, ठीक है, आप उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते या फिर स्टरलाइज कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बच्चों स्टरलाइजेशन मेथड, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन आप सबको पता है, आप अपने घर में मिल्क को बॉयल करते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। तो ये हुआ आपका लो टेम्परेचर होल्डिंग टाइम, ठीक है, इसको पास्चुराइजेशन बोलते हैं। ये भी आपका किल कर देता है सारे बैक्टीरिया को। उसी तरीके से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST बोलते हैं इसको, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। मान लीजिए 71 डिग्री सेल्सियस तक आप अपना टेम्परेचर ले जाएंगे, मगर 15 सेकंड तक के लिए, ठीक है, 15 सेकंड, और उसको एकदम से कूल कर देंगे। तो ये हुआ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। पास्चराइजेशन के दो मेथड थे, लो टेम्परेचर होल्डिंग और हाई टेम्परेचर होल्डिंग। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको स्टरलाइजेशन का समझ आया। तो जो जितने बाकी आपके लेफ्ट टॉपिक बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।